हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? ये एक सेल है जो कि एक लाइफ का बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह एक लाइफ के लिए सेल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक होल इंडिविजुअल यानी एक लाइफ बनती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनकी बेसिक कंपोनेंट्स को भी स्टडी करेंगे और इनकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल का जो इंटरनल टूर है वो भी करेंगे। तो देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, ठीक है। ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ इंटर होगी और कौन सी चीज़ लीव करेगी। देन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि एक ऐसी साइट प्रोवाइड करती है जहाँ पे ऑर्गेनेलीज अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें, और इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। देन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये ब्रेन ऑफ सेल है। ये डायरेक्ट करता है कि सेल ने क्या करना है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर में जो मॉडल्स दिए गए वो, और इसके फंक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ, जब सेल मेम्ब्रेन की बात आती है तो इसका मतलब सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स हैं उनकी कलेक्टिवली बात की जा रही है। उनमें से कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, बट जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो इसका मतलब है कि सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। एनिमल सेल्स में तो होती है, बट जो प्लांट सेल है, फंगल सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये जो है कवर होती है सेल वॉल से। कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है? 60 to 80% ही प्रोटीन की बनी होती है एंड 20 to 40% जो है लिपिड पाया जाता है। इसके अलावा माइनर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए। ये एक सेल है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, उसको जूम करके दिखाया गया है। क्योंकि ये फास्फोलिपिड बाई लेयर से बनी है और प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो फास्फोलिपिड को यहाँ पर एक उसका मॉलिक्यूल को हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो हेड है यहाँ पर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग। जो इसकी टेल्स हैं ये फैटी एसिड चेन से बनी होती हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक होती हैं यानी वाटर फेयरिंग कह लें या वाटर हेटर कह लें। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन में इस तरह अरेंज होती हैं कि इनकी टेल्स जो होती हैं वो मिलती हैं, जो इनके हेड होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन की तरफ होते हैं और इंट्रा सेलुलर रीजन की तरफ होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो होते हैं वो वाटरी होते हैं यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये इस तरह से अरेंज हैं ताकि जो मेम्ब्रेन है वो उसकी स्टेबिलिटी और वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती रहे। तो जो फास्फोलिपिड है, एक तो ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, और यही फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाते हैं। जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और जो फैट सोलुबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। उनके मॉडल्स, फर्स्ट मॉडल जो पेश किया गया वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की तो बनी ही होती है, लेकिन फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये प्रोटीन्स की लेयर के दरमियान में पाई जाती है, ऐसा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कहना है। यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिखाया गया है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है और इसकी इनर लेयर और आउटर लेयर में प्रोटीन्स की लेयर है, बट ये जो मॉडल है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच नहीं होती प्रोटीन्स की लेयर में, बल्कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती हैं मोज़ेक मैनर में। मोज़ेक मैनर में क्या मतलब है कि ये जो जो प्रोटीन्स होती हैं ये छोटे छोटे यूनिट्स की तरह रैंडमली स्कैटर्ड होती हैं लिपिड लेयर में।
फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा होगा ओशंस के अंदर आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो ओशन है वो लिपिड्स की लेयर है और जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह है, उसके अंदर इम्बेडेड होती हैं और मूव कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती हैं। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और इसकी जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी वाटर फेयरिंग, वाटर से दूर भागती हैं। ये सेल का इंट्रासेलुलर रीजन है और ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है। इंट्रासेलुलर रीजन वो है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अलावा दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो लिपिड लेयर जो होती है उसकी सरफेस के साथ अटैच होती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनका काम क्या है, ये रिसेप्टर और एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो कम्प्लीटली या पार्शली जो है लिपिड बाइलेयर में इम्बेडेड होती हैं और इनका काम भी यही है कि जो वाटर फ्रेंडली मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ फैट सोलुबल सब्सटेंस को ही पास आउट होने देती है। उसके बाद यहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाए विदाउट यानी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है गैप्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी लूज़ हो जाएगी। स्टेबिलिटी लूज़ होगी तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फंक्शन, फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है परमिएबिलिटी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने देती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके लिए वो एक बैरियर के तौर पे काम करती है। अब वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको क्रॉस करने देती है और कौन से वो हैं जिनको क्रॉस नहीं करने देती है, लेट्स सी। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं इजीली क्रॉस कर जाते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इजीली क्रॉस हो जाते हैं। वाटर जो फ्रेंडली मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। चार्जेस आयन जो हैं उनको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चार्ज पोर्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास आउट हो रहे होते हैं। पैसिव और एक्टिव क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो जिसमें मटेरियल की मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रही होती है। और एक्टिव, जहाँ पर एक्टिव का वर्ड आ जाए इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूज़ करते हुए जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है मटेरियल की, ठीक है, वहाँ से उस तरफ मूव करवाया जा रहा है जिस तरफ ऑलरेडी कंसंट्रेशन हाई है, तो उसके लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सब्सटेंस इन दो तरीक़ों से भी मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है। साइटोसिस, साइटोसिस जो है सब्सटेंस की मूवमेंट है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मटेरियल को टेक इन करती है, अंदर ले जाती है अपनी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। अच्छा, एंडोसाइटोसिस भी दो तरह की होती है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल यानी फूड को इनगल्फ किया जाता है, और पिनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल की इंजेक्शन होती है। कंडक्शन ऑफ नर्व अम्पल्स, न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उनमें नर्व अम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ताकि जो है कोऑर्डिनेशन रहे बॉडी पार्ट्स में।